हेलो एवरीवन। मॉडर्न इंडिया सीरीज में हम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। शुरुआत करते हैं। आप मुझे एक ये बताओ शुरुआत करने से पहले कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स है ये किस ईयर में आया था? इन द ईयर ऑफ 1919। जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या 1919 का जो एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि 1919 में हम ये जो एक्ट ला रहे हैं 10 साल के बाद यानी कि ठीक 1929 में हम एक संवैधानिक आयोग का गठन करेंगे जो ये देखेगा कि जो एक्ट हम लाए हैं ये कितना सफल हो पाया है। और साथ में हम ये भी जांच करेंगे कि भारत में उत्तरदायी शासन किस दिशा में या फिर कहाँ तक ले जाया जा सकता है। उत्तरदायी शासन का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का पार्टिसिपेशन यानी कि भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी। क्या हम उस समय ला भी सकते हैं या फिर सुनिश्चित कर भी सकते हैं या फिर नहीं। अब लेकिन होना ये था कि 1929 में भाई इलेक्शंस भी होने थे ब्रिटेन के अंदर। और इलेक्शंस में अभी जो रूलिंग पार्टी थी उसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसे ये आभास हो गया था कि 1929 के इलेक्शंस में वो हार जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा चांसेस था कि लेबर पार्टी की सरकार बन जाती। अब लेबर पार्टी को आमतौर पर यह माना जाता कि लेबर पार्टी भारतीयों के लिए सहानुभूति करती थी। इसी की डर की वजह से कंजर्वेटिव पार्टी ने 1929 को जो आयोग गठित होना था वो आयोग 2 साल पहले यानी कि 1927 को ही गठित कर दिया। और जब ये सब घटनाएं हो रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कंजर्वेशनिस्ट थे उनका नाम था बाल्डविन। और भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्कन हेड। ठीक है। तो फिर साइमन कमीशन का गठन इस तरीके से 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में होता है। अब याद कैसे करेंगे नवंबर? तो सबसे पहले एन ओ साइमन के अंत में क्या आ रहा है एन ओ तो एन ओ नो नवंबर। और एस देखो किस तरीके से एस एस में कर्व्स हैं। ऐसे ही तो 8 बना देते हो जैसे मान लेते हैं कि ये एस बना और ये 8 बना। तो 8 नवंबर। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर। और ईयर क्या 1927 है याद रखना 27 में साइमन कमीशन 27 में गठन हुआ है बना है। इसी को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया है। अब इसमें टोटल श्वेत लोग थे इस वजह से इसको श्वेत कमीशन कहा गया। टोटल श्वेत का मतलब है कि सारे के सारे ब्रिटिश थे। किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया। अब ये बड़ी आयरनी की बात है कि साइमन कमीशन भारत की में वैधानिक आयोग है। भारत में संविधान की संभावनाओं को तलाश कर रहा है। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय आपको नजर नहीं आता है। इस वजह से इसे श्वेत कमीशन कहा गया। अब इसमें जो ब्रिटेन है ना ब्रिटेन में 3 पार्टीज हैं। एक तो कंजर्वेटिव जिसके अभी जो बाल्डविन जो है वो पीएम है। दूसरा पार्टी है लेबर पार्टी, तीसरी पार्टी है लिबरल पार्टी। इन्हीं तीनों के जो एमपीज थे वही इनके सदस्य बनकर आते हैं। कौन कौन से सदस्य थे इनकी जरा नाम हमें याद रखने पड़ते हैं। पहला नाम है हैरी लेवी लासन का। कौन है? हैरी लेवी लासन। लासन मतलब लेसन याद कर लो कि कोई लेसन नाम का बंदा था। डोनाल्ड हार्वर्ड। हार्वर्ड यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो है ही ना ब्रिटेन में, ऐसे याद रख लो। हार्वर्ड को ही थर्ड बैरन ऑफ स्ट्रेटाकोनो की उपाधि भी दी गई थी, एक टाइटल था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसको इनमें से थर्ड बैरन ऑफ स्ट्रेटाकोनो की उपाधि दी गई थी। तो हार्वर्ड और थर्ड जॉर्ज लेन फॉक्स। इसके अलावा नाम है एडवर्ड कैंडागन, क्लीमेंट एटली एंड बर्नोन हार्टसोर्न। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और सातवां इसका हेड जॉन साइमन। तो 7 सदस्यों वाला ये साइमन कमीशन भारत में गठित किया गया। अब जो साइमन थे ना, अब ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। हालांकि पार्ट उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कंजर्वेटिव्स की। लेकिन जॉन साइमन क्या कहाँ से थे? लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। और इटली जो थे ये लेबर पार्टी से। इटली घटना भी, इटली डिक्लेरेशन भी फेमस है ना 20 फरवरी 1947 की। आगे देखेंगे। जब 11 दिसंबर 1927 को ये सब चीजें घटित हो गई। अच्छा चलो ठीक है ये छोड़ देते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि साइमन कमीशन ऐसा नहीं है कि क्या साइमन कमीशन में नियुक्ति के समय कि कोई भारतीय व्यक्ति वहां के पार्लियामेंट का सदस्य नहीं था? द आंसर इज यस, बिल्कुल था। तो भारतीयों को इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, जानबूझकर अपॉइंट नहीं किया। इन्होंने भारतीयों को मना कर दिया था लॉर्ड इरविन के कहने पर। लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। कौन कौन से ऐसे 2 भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस तत्काल में सदस्य थे? तो एक का नाम है लॉर्ड सिन्हा, दूसरे का नाम है श्री सक्ताल वाला। तो कैसे याद रखेंगे? देखो साइमन। तो साइमन में कौन अपॉइंट हो सकता था? सिन्हा। और कौन हो सकता था? सक्ताल वाला। सक्ता साइमन, सक्ता सक्ताल वाला सिन्हा। दूसरा देखेंगे कि यहाँ पर कि
किसके कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के कहने पर। दूसरा, ये अभी हम अब ये देख रहे हैं कि किस-किस ने इसका समर्थन किया। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये साइमन कमीशन आया तो दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ। भाई जब साइमन कमीशन अभी भारत में नहीं आया, अभी तो सिर्फ वहीं पर बना है। तो इन सब मुस्लिम्स यानी कि जो भी ग्रुप थे, जो भी दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो सब अपने-अपने ताना-बाना बुनने में लग गई कि हमें अपनी-अपनी माँग मनवानी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुस्लिम लीग ने भी दिल्ली में एक अधिवेशन किया। उस अधिवेशन में 4 बिंदु रखे गए और ये कहा गया कि ये 4 बिंदु हमारे संवैधानिक जो भी संविधान बनेगा वो होना चाहिए। अभी जो 4 बिंदु है ना, ये मुस्लिम लीग के मेन पॉइंट्स थे और मुस्लिम लीग एक तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तान का डिमांड इन्हीं 4 बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने किया। अभी हम आगे देखेंगे कि ये 4 बिंदु कौन से थे। इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन होता है और ये जो 4 बिंदु मुस्लिम दिल्ली सेशन में जो रखे गए थे, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिए दिसंबर 1927 के अधिवेशन में, राइट? और ये कहा गया कि ठीक है, हम ये आपके जो 4 बिंदु हैं साइमन कमीशन के सामने रखेंगे, अपने प्रपोज़ल्स में उसको प्रस्तुत करेंगे। जब ये 4 बिंदु कांग्रेस ने एक्सेप्ट किए तो उस समय हिंदू महासभा ने इसका पुरज़ोर विरोध किया और उसको मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बट कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आखिर कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया है? लेकिन समस्या ये है कि एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या थी? तो पहले हमें इन 4 बिंदुओं का कंटेंट पता होगा, तब हमें पता चलेगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये है कि साइमन कमीशन आने से पहले मुस्लिम लीग ने के जो 4 पॉइंट्स हैं, जो 4 प्रस्ताव हैं, वो कांग्रेस ने 1927 के मद्रास सेशन में एक्सेप्ट कर लिए, सिर्फ़ इसी वजह से कि अगर हम मुस्लिम लीग को साथ में ले लेते हैं कि हमने अगर मुस्लिम लीग के 4 प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मुस्लिम लीग हमारे साथ में क्या करेगी, मुस्लिम लीग और आईएनसी मिलकर पूरी तरीके से साइमन कमीशन का विरोध कर सकते हैं। यानी कि साइमन कमीशन के विरोध को और अधिक शक्ति प्राप्त होगी। यही वजह से मुस्लिम लीग के ये प्रपोज़ल्स एक्सेप्ट किए गए। अब और किस-किस लोगों ने, तो फिर एक तरीके से देखें कि मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन को क्या विरोध किया? हाँ, बिल्कुल विरोध किया। क्या आईएनसी ने विरोध किया? वो तो करेगी, करेगी। दूसरा कौन-कौन विरोध करने वाले थे? तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल फेडरेशन से बिलॉन्ग करते हैं जिसकी स्थापना 1918 में हुई थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी क्या किया है? विरोध किया है साइमन कमीशन का। किसान मजदूर पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, फिक्की ने, जो व्यापारियों की संस्था होती है फिक्की, उसने भी विरोध किया। अब हम बात करते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किसने नहीं किया और यानी कि किन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग में एक तो हो गया जिन्ना का फैक्शन, जिन्ना का ग्रुप, और दूसरा था सफ़ी ग्रुप। मोहम्मद सफ़ी जो फैक्शन था, इसने मुस्लिम लीग के अंतर्गत इसने साइमन कमीशन का क्या किया, समर्थन किया। तो मोहम्मद शफ़ी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट साइमन कमीशन का समर्थक बन जाता है। और कौन-कौन समर्थक थे? मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी। जनरली हमें ये पता है जो जस्टिस मूवमेंट है 1916 1925 से स्टार्ट होता है और ये लोअर कास्ट मूवमेंट था, लोअर कास्ट वालों का। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने भी इनका समर्थन किया है। इसके साथ-साथ में अम्बेडकर जी की एक पार्टी थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भी समर्थन किया साइमन कमीशन का। साथ में हरिजनों के कुछ संगठन थे, उन्होंने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया है। इसके अलावा जो सेंट्रल सिख संघ है, ये भी साइमन कमीशन के समर्थन करता हुआ दिखाई देता है और ऑल इंडिया यूथ जो फेडरेशन है, इन्होंने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो ये लोग जो थे, इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी भी चीज़ ये याद रखनी है कि अयोध्या सिंह ने इनकी एक बुक लिखी है भारत का मुक्ति संग्राम। उसमें ये लिखते हैं कि लखनऊ के कैसर बाग में कुछ तालिकदारों ने अयूब को दावत दी थी। अब तालिकदारों क्या थे? अवध का रीजन जो था, यानी कि लखनऊ के रीजन के जो ज़मींदार होते हैं, उनको तालुकदार कहा जाता था। ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है? तो याद रखना कि अम्बेडकर ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया है, विरोध नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसकी स्थापना उन्होंने 1928 में ही की थी, ठीक है? इसके अलावा साइमन कमीशन का भारत कब आया? तो पहली जो तारीख है साइमन कमीशन की भारत आने की, वो है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्ट तारीख याद रखनी है, 3 फरवरी 1928। और किस एरिया में? मुंबई शहर में। और जब ये भारत आता है तो उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं और नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और बम्बई में बहुत सारी हड़तालें भी करी जाती हैं क्योंकि बम्बई जनरली यहाँ पे मिल इंडस्ट्रियल सेंटर्स था, तो हड़तालें आयोजित हो रही थी। अब जो साइमन गो बैक का जो नारा है, ये दिया किसने? तो ये नारा देने वाले व्यक्ति हैं यूसुफ मेहर अली।
याद नाम रखना है, क्या है? यूसुफ मेहर अली। और जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता करेंगे, तो यही यूसुफ मेहर अली गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करेंगे बहुत बुरी तरीके से। ठीक है? गांधी जी को बोलेंगे कि ये आपने दगाबाजी करी है, क्योंकि यूसुफ मेहर अली ने साइमन गोबेक का नारा दिया था। बाद में लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो खलीकुज्जमा और मद्रास में टी प्रकाशम ने भी आयोग का विरोध किया, साइमन कमीशन का विरोध किया यहाँ पर। ठीक है? और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत आयोग का विरोध करते हुए लाठियां खानी पड़ी। गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्र भारत का जो उत्तर प्रदेश था संयुक्त राज्य, उसके पहले सीएम बने थे। इसके अलावा क्या गांधी जी ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? द आंसर इज नो। 1928 में 2 आंदोलन हुए हैं। एक साइमन कमीशन वाला प्रोटेस्ट और दूसरा हुआ था बारडोली सत्याग्रह। तो इन दोनों में ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इन दोनों आंदोलनों को गांधी जी ने अपना आशीर्वाद दिया था। यही चीज को मेंशन सीबीएसई बोर्ड्स की बुक में 12th में किया गया है। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ऑल्दो गांधी जी स्वयं इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, यद्यपि ही गेव इट हिज ब्लेसिंग्स, उन्होंने उसको अपनी क्या दी? आशीर्वाद दिया। एज ही आल्सो डिड टू अ पीजेंट सत्याग्रह इन बारडोली इन द सेम ईयर, और ऐसा ही उन्होंने, तो पीजेंट सत्याग्रह हुआ था 1928 में बारडोली में, वो भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अब बात ये करते हैं कि अब साइमन कमीशन पहली बार तो भारत 3 फरवरी 1928 को आया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उसमें क्वेश्चन उन्होंने दिया, एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि साइमन कमीशन 3 बार भारत आया था। द आंसर इज कितनी बार? 2 बार। एक तो 3 फरवरी 1928 को, और फिर 31 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर 1928। 28 में ही आया 2 बार, एक फरवरी में एक अक्टूबर में, ना कि 3 बार। ये अक्टूबर से लेकर ये अप्रैल 1929 तक इंडिया के अंदर वर्क करेगा। तो जब 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर में के अंदर एंटर होता है, तो एक भीड़ को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब भी जाना जाता है, और उसी भीड़ पर लाठियां दनादन बरसानी स्टार्ट कर दी स्कॉट के आदेश पर ब्रिटिश पुलिस ने। उन लाठियों से जख्मी हो गए थे लाला लाजपत राय, 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, और ठीक 17 दिन के बाद, यानी कि 31 अक्टूबर है, ये 17 दिन के बाद उनका देहांत हो जाता है। ये उस समय भारतीय राजनीति को बड़ा धक्का था। लाठियां बरसाने वाला अधीक्षक कौन था? पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठियां बरसाई थी। और जब वो बिस्तर पर पड़े थे तो उन्होंने कहा था, एक उनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आखिरी कील का मतलब क्या है? जो कॉफिन बनता है क्रिश्चियंस फ्यूनरल में देखते हैं, तो जब डेड बॉडी को अंत में दफनाना होता है, तो इसके ऊपर इसका लेयर लगा के और इसमें कील ठोक दी जाती है, जिसको लास्ट कील कहते हैं। दैट मीन्स एंड ऑफ लाइफ। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय जी की जो डेथ है उस पे कमेंट करते हुए, उस पे श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें कहा था कि वो प्रिंस अमंग पीस मेकर्स थे, यानी कि जो शांति बनाने वाले व्यक्ति उनमें से वो प्रिंस थे। कोई भी मुद्दा हो, लाला जी को आगे रख दो। तो प्रिंस अमंग पीस मेकर्स की उपाधि किसकी है? लाला लाजपत राय की। किसने कहा इनको? जवाब मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने कहा उनको? मोतीलाल नेहरू ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने भी लाला जी के बारे में कहा कि लाला जी की मृत्यु ने एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया है, जिसे भरना मुश्किल है। वो एक देशभक्त की भांति मरे हैं। मैं नहीं मानता कि उनकी मृत्यु हुई है, वे जिंदा हैं। अब माने या ना माने, मृत्यु तो हो गई थी। गांधी जी का एक और वक्तव्य बड़ा विख्यात है इस संबंध में कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। जिन्ना ने कहा, इस क्षण लाला जी की मृत्यु भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसके अलावा जॉन साइमन, जो कि खुद इस साइमन कमीशन का हेड था, उसने भी कमेंट किया और कहा था कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्य राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया। इंग्लिश में पढ़ें तो रिमूवल ऑफ एन अर्डेंट सोशल वर्कर एज वेल एज ऑफ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर। ये कथन किसका है? ये स्वयं जॉन साइमन का कथन है। अब साइमन कमीशन 2 बार भारत आया, मैंने बता दिया। मार्च 1928 को पहली बार, फिर अक्टूबर 1928 को दूसरी बार। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है 27 मई 1930 को। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, इसी को आधार बनाकर राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो आयोजित करी जाती है। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, उसमें क्या क्या कहा गया? सबसे पहले तो उसमें यह कह दिया गया कि उत्तरदायी शासन लागू होना चाहिए। कहां पर? प्रांतों में। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन देयर अफेयर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, इसी को हम कहेंगे उत्तरदायी प्रशासन। दूसरा ये कह रहा है कि जो बर्मा है ना, इसको अलग कर दो आप भारत से। ये वाला एरिया बता रहा हूँ।
ये वाला मैप देखो आप, ये बर्मा दिख रहा है, पहले ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो साइमन कमीशन ने सिफारिश करी कि इंडिया को अलग और बर्मा को अलग एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। इसके अलावा साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में संघीय सरकार का गठन होना चाहिए, संघीय सरकार हो। तो संघीय सरकार हमें पता है 1935 एक्ट के अनुसार उसमें प्रोविजन तो किया गया, बट ये कभी सक्सेस नहीं हो पाया। इसके अलावा कहा गया कि उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन कर देना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। साथ में सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बनाए जाने की भी सिफारिश करता है कौन? साइमन कमीशन। अब सिंध कहाँ पे, उड़ीसा कहाँ पे, जरा ये देख लेना। ये एरिया दिख रहा है, ये मुंबई से अलग होके सिंध बनाने की बात कर रहे थे, ये वाला एरिया सिंध, ठीक है। और उड़ीसा ये वाला राज्य, उस समय बिहार बंगाल उड़ीसा ये एक ही हुआ करता था, ये वाला एरिया इतना बड़ा एक राज्य हुआ करता था, राइट। इसके अलावा अच्छा, तो उन्होंने आगे क्या कहा, आगे सिफारिश क्या है उनकी कि भारत परिषद को बनाए रखते हुए उसके अधिकारों में कमी कर दिया जाए। भारत परिषद कौन थी? अब याद करो 1858 का जो एक्ट आया था, उसमें भारतीय परिषद गठित होने की बात करी थी या नहीं करी थी? एक भारतीय परिषद का गठन होना था, 15 सदस्यीय होती थी ये जनरली ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीस होते थे, जो कि इंडिया जो सेक्रेटरी होता था, इंडिया सेक्रेटरी होता था, उसको भारतीय अफेयर्स पर ये सलाह मशवरा करते थे ये 15 लोग। तो उन्होंने बोला कि 15 में से इनकी संख्या कम कर दो, सॉरी, उन्होंने कहा कि भारत परिषद तो बनाए रखो, संख्या इनकी जितनी 15 बनाए रखो, लेकिन इनके अधिकारों में कमी आए, इनकी पावर्स आप रिड्यूस कर दो। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देखे कि उन्होंने, साइमन कमीशन ने ये कहा कि भारत परिषद के जो अधिकार हैं वो और उनमें वृद्धि कर दिया जाए। वृद्धि की बात नहीं करी थी उसने, किसकी बात करी थी? उसने बात करी थी कमी की बात करी थी। इसके अलावा सर शिव स्वामी अय्यर ने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। क्या बोला? कि इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में आप उठा के फेंक दो। अब याद कैसे करेंगे कि रद्दी की टोकरी वाला जो कमेंट है वो किसने किया है? मुझे एक बताओ, ये भगवान कौन है? शिव है। और रद्दी मान लो कि रद्दी मतलब रज, रज यानी कि धूल, और भगवान शिव का नाता तो धूल से है ही। इस तरीके से हम इसे याद करेंगे, आगे देखेंगे। अब हम वापस बात करते हैं कि जब 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। जैसे 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ, भारत में खलबली मच गई, और जब भारत में खलबली मच गई तो 11 दिसंबर 1927 को आनन फानन में ऑल पार्टीज ने एक मीटिंग बुलाई साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब याद कैसे करेंगे तारीख, जरा देखना, एक एक है और इलाहाबाद में एल एल दिख रहा है, और डी से दिसंबर हो जाएगा। तो 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज मीट हुई साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए। कहाँ पे? इलाहाबाद में, राइट। और दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग ने अपने दिल्ली सेशन आयोजित कर दिया अपनी, और वहीं पर उन्होंने दिल्ली प्रपोजल में 4 प्रपोजल रखे। यही 4 प्रपोजल ऊपर अभी जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब 4 प्रपोजल एक एक करके जरा आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, जो कि 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा था, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो चल रही थी मुस्लिम्स के लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको त्याग देंगे। मुस्लिम लीग कह रहे हैं कि ठीक है, हम इसके स्थान पर जॉइंट इलेक्ट्रोड्स करने की बात करी उन्होंने प्रपोजल में, कि ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स हम खत्म कर देंगे, जॉइंट इलेक्ट्रोड शुरुआत कर दो, लेकिन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट रखो, रिजर्वेशन दो मुस्लिम्स को, ठीक है। तो पहला प्रस्ताव क्लियर हो गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स खत्म करके जॉइंट इलेक्ट्रोड्स पे राजी हो गए थे, लेकिन मुस्लिम्स को क्या चाहिए था? रिजर्वेशन। दूसरा कह रहा है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि केंद्रीय विधानसभा है, तो आज के हिसाब से आज की संसद मान लो कि बोले केंद्रीय विधानसभा में हमें 1/3 लोग मुस्लिम्स चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन किनका चाहिए? हमें मुस्लिम्स का चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। ये भी कहा किसने? मुस्लिम लीग ने। तीसरा, अब उन्होंने जो अपने बात करी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि पंजाब और बंगाल में जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसी अनुपात में हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। बंगाल और पंजाब में अपनी पॉपुलेशन के अनुसार ही हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बंगाल और ये पंजाब का एरिया देखोगे तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका, मतलब मुस्लिम्स की बहुलता है। Muslims are in majority here. That's why they are demanding the proportion in these two states according to their population. बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 70% है, यहाँ पे 70% है, तो ये बताओ ज्यादातर यहाँ से चुन के कौन आएगा? अगर मान लो 100 सीट है, 100 सीट है, इनकी आबादी 70% है मुस्लिम्स की, तो 100 में से 70 तो मुस्लिम्स ही हो जाएंगे। तो हमेशा मुस्लिम्स अपनी ही मनमानी चलाएंगे ना, जैसा चाहेंगे वैसे चलाएंगे।
तो अब ये देखो, ये जिन्ना की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हमें एक्सपोज होती हुई नजर आती है। जबकि जब इनसे कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें कह रहे हैं कि नहीं, उसमें 1/3 चाहिए। जबकि भारत में उस समय इनकी पॉपुलेशन 1/3 नहीं है मुस्लिम्स की, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्हें 1/3 चाहिए। और यहाँ पे नहीं कह रहे कि यहाँ पे हमें एक फिक्स रिजर्वेशन चाहिए, यहाँ पे कह रहे हैं हमारी जितनी पॉपुलेशन उतना रिजर्वेशन हमको दो। और चौथा प्रपोजल है कि 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का निर्माण करना। ये फोकस देखो, मुस्लिम मेजॉरिटी, जहां पर मुस्लिम पावर में है, सॉरी, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, बहुमत में है, ऐसे प्रोविंसेस का निर्माण करना चाहिए। और ऐसे 3 प्रोविंसेस हैं, कौन कौन से हैं? एक है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दूसरा है सिंध और तीसरा है बलूचिस्तान। अब इसको जरा आप मैप में देख लो, ये है NWF प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कि सीमांत, जो अफगानिस्तान की सीमा लगी है। दूसरा ये देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान का एरिया है जो ईरान से लगता है, ईरान बलूचिस्तान। और ये है तीसरा सिंध, जो पहले बंबई गुजरात ये इतना बड़ा एक राज्य हुआ करता था। ये वाला जो दिख रहा है ये बड़ा राज्य था, ये इतना बड़ा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये है ना। तो इससे काट के ये कह रहे थे कि ये बंबई से काट के सिंध अलग बना दो। तो मुझे एक बताओ, 1 नंबर, 2 नंबर और 3, 1 2 3, ये 3 स्टेट्स की बात कर रहे थे। तो ये बताओ, क्या यही पाकिस्तान नहीं है? कहने का मतलब और क्या कह रहे हैं कि पंजाब और बंगाल में इनका रेशियो किस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए इनको। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान की ही तो मांग हो रही है दिल्ली प्रपोजल में। आप ये देखो, ये सब, ये आज के टाइम पे ये सब पाकिस्तान ही तो है। तो इसी इन 4 पॉइंट्स को जब मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में, कांग्रेस के सामने रखा कि अगर आप हमारे ये 4 प्रपोजल मान लो तो आपके साथ में मिलकर हम साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने कुछ समझा नहीं होगा, या फिर जो भी उनका कंटेम्पलेशन रहा होगा, सोच विचार के कांग्रेस ने उनके ये 4 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लिया। दिल्ली प्रपोजल को फाइनली एक्सेप्ट कब किया गया? मद्रास के 1927 के सेशन में। हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। हिंदू महासभा ने कहा कि भाई आप ये एक्सेप्ट करके तो कहने का मतलब एक अलग राज्य ही मांग रहे हैं ना, ये मुस्लिम्स मेजोरिटी जैसी चीज क्या होती है? इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जब 12 फरवरी 1928 को, इसके बाद देखो ये तारीख क्या है, दिसंबर 1927 है, फिर ये लगभग एक सवा महीने के बाद 12 फरवरी 1928 को सभी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में? डॉक्टर अंसारी। तारीख क्या है? 12 फरवरी 1928। चर्चा होती कि हम क्या करें, साइमन कमीशन का जवाब कैसे दें। तो बोला कि ठीक है, एक कमेटी बनाएंगे। तो उसी कमेटी को बनाने के लिए 19 मई 1928 को एक अधिवेशन होता है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी जब बनाओगे तो इसमें जानकार लोग होने चाहिए, लॉ के लोग जानकार। तो लॉ का खान क्या कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है। कानून का जो खान है वो इलाहाबाद को, तो इसी वजह से इलाहाबाद में मीटिंग हुई। वो इस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कई बुक्स में यहाँ पे डॉक्टर अंसारी लिखा है, कई में यहाँ पे मोतीलाल। इन डेट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया गया है, नहीं, लेकिन मैंने इंडियन गवर्नमेंट के आर्काइव से सर्च करके ऑथेंटिक डेटा में ये जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता करी है। इसी कमेटी में बोला गया, मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि संविधान निर्माण का काम करेगी। उसको कहा जाता है मोतीलाल कमेटी या नेहरू कमेटी। तो नेहरू कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी गई? उसका चेयरमैन कौन था उस कमेटी का? मोतीलाल। और उसमें जो अन्य मेंबर है वो कौन है? तेज बहादुर सप्रू, लिबरल फेडरेशन से। सुभाष चंद्र बोस भी है। MS अणे, ये हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे। मंगल सिंह, अली इमाम और साहिब कुरैशी, GR प्रधान। और बाद में याद रखना, एकमात्र फीमेल एनी बेसेंट ने भी नेहरू कमेटी का पार्ट थी। एनी बेसेंट एकमात्र फीमेल। जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के मेंबर नहीं थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे घुमाना है। ही वॉज नॉट ए मेंबर, बट ही वॉज सेक्रेटरी टू द कमेटी। जो नेहरू कमेटी बनी थी उसका वो कमेटी के सदस्य नहीं थे, नेहरू सदस्य नहीं थे। 10 सदस्यों की समिति के नेहरू सदस्य नहीं थे, बट एक सेक्रेटरी थे। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। तो 12 फरवरी 1928 दिल्ली, 19 मई 1928 इलाहाबाद, और फिर 10 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है। और उसके लिए फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, ऑल इंडिया पार्टी मीट। कहाँ पे? फिर से इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं M A अंसारी। ठीक है, M A अंसारी अध्यक्षता कर रहे हैं। और यहीं पर इसी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है सबके समक्ष, नेहरू रिपोर्ट को। तो अब ये मुझे एक चीज बताओ, नेहरू रिपोर्ट को फाइनलाइज कब हुई नेहरू रिपोर्ट, और प्रेजेंट कब किया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त 1928 को। और जब ये रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई तो फिर 18 दिन के बाद यानी कि 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर लिया जाता है।
अब 2 क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में कि भाई नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज या प्रेजेंट कब हुई, तो आंसर होगा 10 अगस्त 1928। वो कहाँ की मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया गया, इलाहाबाद की मीटिंग में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, एम ए अंसारी। नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया गया कहाँ पर, लखनऊ में। अध्यक्षता कौन कर रहा था, मोतीलाल नेहरू। कब, 28 अगस्त 1928 को। तो ये वर्ड्स पे फोकस रखना, टेक्निकल चीजें, प्रेजेंट और अप्रूव करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। या ऐसे भी अल्टरनेट याद कर सकते हो, देखो डॉक्टर अंसारी, फिर एक छोड़कर डॉक्टर अंसारी की मीटिंग, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, एक छोड़कर उनके पिताजी हेड थे। तो यहाँ का ये ऑफिशियल लेटर है उस समय का, ये देख लो आप। टू डॉक्टर एम ए अंसारी, प्रेसिडेंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ये कब डली है, 10 अगस्त 1928 को, जिस तारीख को ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई कहाँ पे, इलाहाबाद में रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जहां पर कमेटी बनी थी वहीं पर रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है, लेकिन अप्रूव हुई है लखनऊ की मीटिंग में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है, मोतीलाल नेहरू, ओ सॉरी, ये एम ए अंसारी हैं। ठीक है, इस वाली मीटिंग के। और यहाँ पे जो मोतीलाल नेहरू चेयरमैन, किसके, इस रिपोर्ट के चेयरमैन। राइट, आगे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 का जो विरोध है, रिजेक्ट कर दिया किस किसने, हिंदू महासभा ने, सिख ने और मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना ने कहा कि आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उसमें हमें 3 बदलाव चाहिए। अब 3 बदलाव क्या चाहिए वो तो हमें तब पता चलेगा जब हमें नेहरू रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस पता होंगी, इसकी सिफारिशें पता होंगी कि इसकी सिफारिश क्या थी, तभी तो हमें पता चल पाएगा। देखते हैं, वेट एक। तो पहला ये था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का मतलब है भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर किनका, प्रांतों का गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेटिव टंग जो आती है, लोगों को अपनी मातृभाषा आएगी, इस वजह से प्रशासन अच्छे तरीके से वो कर सकेंगे। दे कुड गवर्न देमसेल्व्स इन देयर नेटिव टंग, जो जिस प्रकार से अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में अपना शासन प्रशासन चलाएं। दूसरा था सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, इसी को आप सेकुलरिज्म कह सकते हैं, है ना। सेकुलरिज्म का मेन मतलब ही है कि राज्य के ऊपर जो भी नीतियां होती हैं या सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म का। फंडामेंटल राइट्स की भी उन्होंने यहाँ पर बात करी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और कितने फंडामेंटल राइट्स, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से राइट्स थे, इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, महिलाओं को समान अधिकार की बात दे रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार होने चाहिए। द राइट टू फॉर्म यूनियंस, जो कारीगर लोग हैं, मजदूर हैं, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी यूनियन बना सके। ये इस चीज को दिखाता है कि उस समय 1928 आते आते तक मजदूरों की पावर कितनी बढ़ गई थी, वो कितना अभिन्न अंग बन गए थे भारतीय आंदोलन के। और तीसरा दिखाते हैं यूनिवर्स एडल्ट सफ्रेज, यानी कि इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि एक पर्टिकुलर एज हो जाए, मान लेते 18 19 20 जो भी फिक्स करें वो, अगर कोई व्यक्ति उतनी एज का हो गया तो उन सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी निकाली थी कि जो कोई व्यक्ति इनकम टैक्स फिल कर सकता है, किसी के पास एक निश्चित प्रॉपर्टी हो या फिर कोई बड़े पद पर हो, सिर्फ वही लोग वोट डालने का उनको अधिकार था। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज नेहरू रिपोर्ट में बात करी गई। तो टोटल 19 फंडामेंटल राइट्स, उसमें से इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, द राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की बात किसने करी है, ये करी है साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट ने। भाषा की बात कही कि भाषा जो यूनियन की भाषा है वो होनी चाहिए हिंदुस्तानी, जिसको कि लिखा जा सकता था देवनागरी या फिर किसमें, उर्दू में। भाषा हिंदुस्तानी भाषा की बात कर रहे हैं, ना हिंदी नहीं है, उर्दू भाषा नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट हो सकती थी देवनागरी या फिर उर्दू। तो क्या अंग्रेजी को बैन कर दिया हिंदुस्तानी के साथ, नहीं। इंग्लिश को भी उन्होंने कहा कि इंग्लिश भी परमिटेड रहेगी। तो कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि क्या उन्होंने इंग्लिश को बैन कर दिया था, तो आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो इतने संकीर्ण विचारों के नहीं थे। और अगर इंग्लिश को हम बैन कर भी देते तो हमारा विकास कैसे पॉसिबल था, दुनिया के आइडियाज हम कैसे ले पाते, कैसे दुनिया के साथ में हम चल पाते। इस वजह से अंग्रेजी को भी परमिट किया। रिजर्वेशन की बात करी तो क्या बोला उन्होंने कि हाँ, मुस्लिम्स को हम सेंटर पर यानी कि केंद्र में रिजर्वेशन देंगे, और साथ में ऐसी प्रोविंसेस पर रिजर्वेशन देंगे जहां पर वो माइनॉरिटीज में हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कहां पर रिजर्वेशन देंगे, जहां पर वो माइनॉरिटीज में है, ना कि मेजोरिटी में। बात समझ में आ रहा है। और इसी बात पे मुस्लिम लीग को ऑब्जेक्शन था। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज के एरियाज पे नहीं, बंगाल और पंजाब में तो हमारी हमारी जनसंख्या जितनी है उसके अनुपात में ही हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और कब तक, टिल एडल्ट सफरेज इज अचीव्ड, जब तक वयस्क मत अधिकार सबको नहीं मिल जाता है तब तक हमें रिजर्वेशन
पंजाब और बंगाल में हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जितनी जनसंख्या, अगर आज हमारी 70 जनसंख्या, तो हमारे 70% प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। अब लेकिन देखना इसमें ट्रिक क्या है? आपको अगर ये लग रहा है कि ठीक है ऐसा कर ही सकते थे एडल्ट सफरेज तक, तो मुझे एक चीज़, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान लो ये 2025 है। ये कह रहे थे कि 2035, यानी कि मान लेते हैं एक हाइपर ईयर मान लें कि 2035 तक एडल्ट सफरेज सबको मिल जाएगा, सबको मताधिकार मिल जाएगा। ठीक है? तब तक इसको हमने बना दिया है, बंगाल, पंजाब को क्या रिज़र्वेशन दे दिया। ठीक है? मुस्लिम्स को उनको आबादी के हिसाब से। अब ये बताओ, आबादी अभी भी मुस्लिम्स एन्जॉय किया उन्होंने अपना पूरा राइट कि नहीं? ठीक है? अब जब 2035 हो जाता, अब सबको क्या मिल गया? मताधिकार का वोट मिल मताधिकार का अधिकार मिला, मताधिकार मिला। ठीक है? अब मताधिकार जब मिला है, तो फिर अब ये जिन्ना ये कहते कि अब भाई सबसे वोटिंग करवा लो कि इन्हें अलग राज्य चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब ऑलरेडी ये 70% 80% थे, मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, तो ये 70-80% जो ये मुस्लिम्स होता है, ये किसके लिए वोट करता? सेपरेट नेशन के लिए ही तो वोट करते। तो जिन्ना तो दोनों तरीके से चाह रहे थे कि चाहे इस साइड से आप ये मानो चाहे वो मानो, उनका फ्यूचर प्लानिंग समझ में आ गया कि क्या दिमाग जिन्ना चला रहे थे आगे भविष्य के लिए। गेटिंग और नॉट? ठीक, इसी वजह से वो, लेकिन कांग्रेस ने इनकी डिमांड को मना कर दिया, बोला कि हम मेजॉरिटी एरियाज मतलब बंगाल, बीपी में आपको नहीं देंगे, जहां माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स हैं उन प्रोविंसेस में देंगे। और साथ में ये भी कहा कि एनडब्ल्यूएफपी का जो एरिया है ना, तो यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं हम उनको भी रिजर्वेशन देंगे। एनडब्ल्यूएफपी का एरिया कौन सा है? ये आपको एक बार और दिखा दूं, ये वाला एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंसेस। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो माइनॉरिटीज में है ना, उनको भी रिजर्वेशन देखिए, यानी कि हम जहां जहां पे जो लोग माइनॉरिटीज हैं उनको रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग ने अपना जो रिजर्वेशन, कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग का जो पहला ऑब्जेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम लीग ने पहला ऑब्जेक्शन अपना किसके लिए किया? पहला ऑब्जेक्शन मुस्लिम लीग ने अपना कर दिया किसके लिए? ये रिजर्वेशन के मामले में, ठीक है? और रिप्रेजेंटेशन के मामले में। दूसरा, ये भी नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि प्रोटेक्शन होना चाहिए माइनॉरिटीज के, उनके जो कल्चरल और रिलीजियस राइट्स हैं, यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है? डोमिनियन स्टेटस की बात हुई। नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस को जगह दी। उन्होंने कहा कि अभी हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जल्दी चाहिए। और डोमिनियन स्टेटस की बात जो करी नेहरू ने, तो इसमें महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात को प्रपोजल रखा कि इंडिया को क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और महात्मा गांधी के इस प्रपोजल को का विरोध कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी तो भाई चढ़ गए इससे। और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने प्रपोजल का विरोध नहीं किया, इनडायरेक्टली विरोध तो जवाहरलाल नेहरू भी नाराज थे डोमिनियन स्टेटस के प्रपोजल से, सुभाष चंद्र बोस भी नाराज थे, सत्यमूर्ति भी नाराज थे। तो यंग एलिमेंट्स कहा जाता है कांग्रेस का जो नवयुवक वर्ग था, यंग एलिमेंट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे वर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इसी वजह से उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने के लिए नेहरू और सुभाष ने एक नई पार्टी बना ली इन द ईयर ऑफ 1928। इसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। लेकिन याद रखना किन दो लोगों ने बनाई है? जवाहरलाल नेहरू और बोस ने। उससे भी ज्यादा याद रखना है, इसी से मिलता जुलता और संगठन है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब बताओ कितना नाम में डिफरेंस है, बहुत कम है ना? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तो मई 1942 में रास बिहारी बोस ने बनाई थी। कहां पर? टोक्यो में। अब याद करवा दे रहा हूँ। लीग, हम जानते हैं आईपीएल होता है ना, ये भी लीग है ना, तो लीग में हम क्या हैं? लगे हैं। और 420 होता है ना लीग में, तो 20 20 होता है ना, तो 220 होता है 420, यानी कि 420 यानी कि 42 में। और जब आपको कोई व्यक्ति टोकने लगता है, लीग टोकने लगे, तो टोक्यो में हुई थी। तो ऐसी चीज याद रखेंगे, ठीक है? तो अब यहां से हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक जो कह सकते हैं जो क्लैश है, वो डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर दिसंबर 1928 के कलकत्ता कांग्रेस के सेशन में हुआ। जब 1929 में, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ कि 1929 में जब लाहौर में सेशन होगा, जवाहरलाल नेहरू उसके हेड बनेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रपोजल रखा था, राइट? और प्रपोजल था समानांतर सरकार का, कि समानांतर सरकार हमें एस्टेब्लिश कर देनी चाहिए अंग्रेजों के समानांतर, यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट की बात हो रही थी। तो इस प्रपोजल का विरोध किया है इस बार किसने? गांधी ने। बात समझ में आया? जबकि इससे पहले 1928 में गांधी के डोमिनियन स्टेटस के विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो पहले बोस ने विरोध किया गांधी का डोमिनियन स्टेटस का,
और बाद में बोस के समानांतर प्रपोजल का विरोध किया महात्मा गांधी ने। इस प्रकार से गांधी वर्सेस बोस इन इंडियन स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी इतनी। चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि दोनों लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए ही प्रयासरत थे। ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स की बात करी, बोले कि जो मुस्लिम्स को 1909 में जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिया गया है इसको हटा दिया जाए, ठीक है, और ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, यानी कि अगर एक जगह है तो एक ही सूची होना चाहिए और उसी में सभी लोग खड़े होंगे, यानी कि मुस्लिम्स के एरियाज पे अकेले मुस्लिम से वोट डालेंगे, बाकी दूसरा मेंबर्स खड़े होंगे अन्य लोगों के लिए। मुस्लिम लीग ने इसमें ऑब्जेक्शन किया, तो ये था मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन नंबर 2। मुस्लिम लीग ने 3 ऑब्जेक्शन किए थे। पहला ऑब्जेक्शन क्या था? रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। दूसरा ऑब्जेक्शन उनका है, मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन क्या था? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, कह रहे थे कंटिन्यू रखेंगे। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इनका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर की बात कैसी हुई? देखो इन्होंने कहा कि कैसा स्ट्रक्चर होगा कि सेंट्रल में द्विसदनात्मक प्रणाली होगी, यानी कि 2 सदन होंगे, जैसे कि आज का लोकसभा और राज्यसभा है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा ये। इसके हेड पर एक होगा गवर्नर जनरल जो कंट्रोल करेगा, और गवर्नर जनरल की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होगी। फिर कहा कि राज्यों में भी द्विसदन होंगे, बाई कैमरल होगा, और इसके हेड पर एक होगा गवर्नर और इसकी भी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो ये ढांचा इन्होंने दिया नेहरू रिपोर्ट में। आगे देखेंगे फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है कि संघीय प्रणाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संघीय प्रणाली। अब संघीय प्रणाली में ये कहा गया, अब संघीय प्रणाली में हम जानते हैं कि एक तो होता है क्या, केंद्र होता है, और फिर इसके नीचे छोटे छोटे क्या होते हैं, राज्य होते हैं, राइट। राज्य मान लेते हैं एक ये बंगाल है, एक पंजाब है। तो सरकार ये कह रही थी कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, नेहरू रिपोर्ट ये कह रही थी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जानी चाहिए। लेकिन जिन्ना कह रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होना चाहिए। जिन्ना का मेन फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा पावर प्रांतों को दे दो। अब क्यों दे रहे प्रांतों को? क्योंकि अगर बंगाल पंजाब जैसे प्रांतों को पावर दे दी जाती है अवशिष्ट शक्तियों की, तो और दूसरी बात यहाँ पर मुस्लिम्स की जनसंख्या भी अधिक थी, तो फिर ये आज नहीं तो कल डिवीजन या सेपरेशन की बात उठा देते, क्योंकि ज्यादातर पावर बंगाल पंजाब के पास है। इसी वजह से भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे रेसिडुअल पावर्स, जो कि हमारी जो 7वीं अनुसूची है आर्टिकल नंबर 246 में, वो 3 अनुसूचियों को डिवाइड किया गया है कि यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को आज भी हमने रखा है, और उसमें भी क्या बोला है कि जो सब्सिडरी पावर्स, सॉरी रेसिडुअरी पावर्स है, अवशिष्ट शक्तियां किन के पास रहेंगी। तो कांग्रेस का जो स्टांस आजादी से पहले था वही हमें संविधान में मिलता है, क्योंकि संविधान में मुक्ताकर्ता कौन थे? मुख्य बनाने वाले जो निर्माण करता है वो कांग्रेस के लोग थे। तो इसी बात पर मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई बोले केंद्र कौन शक्ति नहीं चाहिए, शक्ति किसे चाहिए? कि रेसिडुअरी पावर्स टू प्रोविंसेस। तो इस तरीके से 3 ऑब्जेक्शन हमने देखे मुस्लिम लीग के। पहला ऑब्जेक्शन है रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, दूसरा है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और तीसरा उनका ऑब्जेक्शन जो है वो है रेसिडुअरी पावर्स टू प्रोविंसेस होनी चाहिए, ना कि सेंट्रल। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट ने यह भी कहा कि कल्चरल और रिलीजियस जो राइट्स हैं वो सबके, जो भी माइनॉरिटीज हैं या जो भी हैं, उन सबके सेफगार्ड्स होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य रिकमेंडेशंस नेहरू रिपोर्ट ने करी। ये भारत का उस समय का ढांचा बुना जा रहा था किसके लिए? रिजर्वेशन, सॉरी संविधान के लिए। आईएनसी ने जिन्ना के जो 3 उन्होंने सुधार सुझाए थे उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो गुस्से में मार्च 1928 में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स स्टार्ट दिए। उसमें जो 14 प्रोग्राम्स हैं, जो 14 पॉइंट्स हैं, यही बाद में बेसिस बना मुस्लिम लीग के एजेंडा का। आने वाले वर्षों में मुस्लिम लीग का कोई भी एजेंडा था वो इन्हीं 14 पॉइंट्स पर था। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट्स पढ़ने बहुत जरूरी है, याद करने की मेंस में बहुत जरूरी है। पहला था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और जो रेसिडुअल पावर्स हैं वो किसको देनी चाहिए? प्रोविंसेस को। दूसरी उन्होंने बात करी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कि प्रांतों को क्या दो? प्रांतों की स्वायत्तता होनी चाहिए, प्रांत स्वायत्त होने चाहिए। सीधी सी बात है, क्यों होने चाहिए स्वायत्त? क्योंकि जनता को पता है ना, आज नहीं तो कल अगर प्रांत स्वायत्त होंगे तो जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान, हम कह रहे हैं सिंध, हम कह रहे हैं बंगाल, हम कह रहे हैं पंजाब, और हम कह रहे हैं NWFP, जब ये सब राज्य अपने अपने स्वतंत्र होंगे तो सब ये अलग अलग करके और हम इनको एक बना देंगे, और ये बन जाएगा अपना पाकिस्तान। हो सकता है नाम कुछ और भी रखा जाए, लेकिन एक अलग राज्य, एक अलग देश की बात तो हो ही जाती। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में इन्होंने ये कहा कि जब भी केंद्र सरकार कोई संवैधानिक संशोधन करेगी तो उसमें राज्यों की सहमति बहुत अधिक होनी चाहिए। देखो फिर से राज्यों की पावर की बात करी जिन्ना ने। अगला कह रहे हैं कि जो प्रोविंसेस लेवल है, प्रांतों के लेवल पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन होना चाहिए,
और उनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होना चाहिए, जो भी इलेक्टेड बॉडीज हैं वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए विदाउट अंडरमाइनिंग देयर मेजोरिटी स्टेटस। उनका जो बहुमत का ओहदा है, जो स्तर है, उसको कम के बराबर। कहने का मतलब वही है कि उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सरकार में भी होना चाहिए। सरकार में कहने का मतलब क्या है, जो सरकारी सर्विसेज है वहां पे मुस्लिम्स का भागीदारी हो, और सेल्फ गवर्निंग जो बॉडीज है वहां पे मुस्लिम्स की भागीदारी हो। रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर, सेंटर पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि केंद्र में। और कितना, 1/3, वही जो बात कर रहे थे उन्होंने सेंट्रल असेंबलीज में। कैबिनेट में भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 1/3, यानी कि सरकार में। इसके अलावा सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मुस्लिम्स के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोहिबिटेड पासिंग एनी बिल अपोज्ड बाय 3/4 ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी ने किसी भी बिल को 3/4 बहुमत दे दिया, तो उस बिल को मना कर दो कि वो पास नहीं होगा। 3/4 बहुमत यानी कि 75% लगभग हो गया, 66% आई थिंक, 75। टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का, टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि भाई जो भारत का ढांचा है, ये जो नक्शा बना हुआ है भाई भारत का, ये जो इंडिया उस समय का है, इसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव में भाई कह रहे हैं कि सिंध को एक अलग राज्य बना दो, वो एनडब्ल्यूएफपी को एक अलग राज्य, वो 3 जो राज्यों की मांग थी उनकी, वो एक अलग राज्यों की मांग वो कर रहे हैं। हालांकि, और दूसरी बात है सेपरेशन ऑप्शन, सिंध को बंबई से अलग कर दो। और इसी चीज का सपोर्ट साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है, और साइमन कमीशन ने सिंध को मुंबई से अलग करने की बात करी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि संवैधानिक संशोधन की बात भी करी है। शॉर्ट रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान में, एनडब्ल्यूएफपी और जो बलूचिस्तान हो वहां पे संवैधानिक सुधार होने चाहिए। और संवैधानिक सुधार में वही चीज है कि मुस्लिम्स को बेनिफिट करवाओ, और रिलीजियस फ्रीडम हो, गारंटेड रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मुस्लिम्स की जो राइट्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, धार्मिक हैं, कल्चरल हैं, एजुकेशन है, और जो भाषा के अधिकार हैं, वो सब सुरक्षित होने चाहिए। अब ये चीज हमने डिस्कस कर चुका है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में स्वीकार किया गया, और यहीं पर डोमिनेट स्टेटस का विरोध भी किया गया सुभाष बोस के द्वारा, और नई पार्टी बन गई है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। और जब ये रिपोर्ट कलकत्ता अधिवेशन में एक्सेप्ट करी जा रही थी, तब गांधी जी ने अंग्रेजों को एक चैलेंज दिया कि अगले पूरे 1 वर्ष का समय उनको देते हुए कहते हैं कि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए, और हमें डोमिनेट स्टेटस दे दिया जाए। तो डोमिनेट स्टेटस देने की जो तारीख रखी गांधी ने, वो लास्ट अल्टीमेटम क्या था, 31 दिसंबर 1929 था। ये अल्टीमेटम याद रखना है। गांधी जी ने कितना अल्टीमेटम दिया, 31 दिसंबर 1929 तक हमें ये डोमिनेट स्टेटस दे दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। कि अगर आप हमें डोमिनेट स्टेटस नहीं दे रहे हो, तो फिर हम पूर्ण स्वराज आपसे डिमांड करेंगे। ये बात पक्की बात है, सिर्फ डिमांड नहीं करेंगे, हम लेके रहेंगे, स्वीकार नहीं करेगी कि हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए होगा। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की मांग करी थी। औपनिवेशिक राज्य का मतलब होता है कॉलोनियल। ठीक है, किन दो लोगों ने करी थी, तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। अब देखो, 31 अक्टूबर 1929, जैसे अब देखो ये तारीख क्या था, डेडलाइन क्या था, 31 दिसंबर 1929 थी। 31 अक्टूबर 1929 जैसे पास आया, इरविन ने एक डिक्लेरेशन किया, इसको कहते हैं दीपावली डिक्लेरेशन। कब, 31 अक्टूबर 1929, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरविन ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई देखो, मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन जो 1917 में हुआ था, उसमें जो कहा गया था कि भारत का जो मूल मुद्दा है डोमिनेट स्टेटस, वो उसके बारे में हमें अब भी विचार कर रहे हैं। हम तब भी विचार कर रहे थे, अब भी विचार कर रहे हैं। यही बात उन्होंने कही कि हाँ, हम डोमिनेट स्टेटस तो देंगे, लेकिन वो कब देंगे, कोई डेट नहीं है। जबकि गांधी ने डेट क्या रखी है, 31 दिसंबर 1929, कि हमें अभी ही चाहिए। और साथ में उसने ये कहा कि देखो, अभी इतनी उतावलापन मत दिखाओ आप लोग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक होगी, गोल गोल उसमें मेज पे एक सम्मेलन होगा, और इसमें सब लोग आएंगे, और इसमें जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, इसके बाद ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, और तभी हम बैठकर बात करेंगे कि सब होगा, क्या हो सकता है। तो जब ये इरविन ने कहा, तो गांधी जी को या फिर कांग्रेस को ये तो आभास हो गया था कि इरविन अभी हाल फिलहाल में ये जो ब्रिटिशर्स हैं, डोमिनेट स्टेटस देने के मूड में नहीं है। अब 29 दिसंबर 1929 की जो तारीख है, 31 दिसंबर 1929, यानी कि 1929 का लास्ट का समय आ रहा था। तभी 2 नवंबर 1929 का दिल्ली मैनिफेस्टो होता है। दिल्ली मैनिफेस्टो में सारे के सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, कब, 2 नवंबर 1929 को, ठीक 31 अक्टूबर, यानी कि इरविन इसके डिक्लेरेशन के ठीक 2 दिन के अंदर अंदर।
और इसी दिल्ली मैनिफेस्टो में बोला गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बात होगी उसके संबंध में कुछ शर्तें हैं, वो सुन लो इरविन। और शर्तें क्या हैं? वो कहा कि जो पर्पस कॉन्फ्रेंस का है वो ये होना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मूल फोकस होना चाहिए फॉर्मुलेटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट करे, इससे कम कुछ नहीं। मेन फोकस यही होना चाहिए, जो थीम होना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। बजाय इसके अपेक्षाकृत इस पे डिबेट नहीं करना है कि कब दिया जाएगा, कौन देगा, देगा भी नहीं देगा, कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना भी चाहिए और मिलना भी चाहिए तो कब मिलना चाहिए। बोले ये सब सवाल तो तुम छोड़ दो कि कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं। हमें चाहिए संविधान एक ऐसा निर्माण करो जो इंप्लीमेंट करेगा डोमिनियन स्टेटस। इसेंशियली इट कॉल्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस टू फंक्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीधी सी बात है, कांग्रेस का ये मानना था कि जो कॉन्फ्रेंस को ही आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे मान लो कि सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही लोग बैठ रहे हैं और बस डोमिनियन स्टेटस को इंप्लीमेंट करो। रिप्रेजेंटेशन की बात करी और कांग्रेस ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन की दूसरी शर्त, पहली शर्त तो समझ में आ गया कि क्या, द फोकस पॉइंट शुड बी द इम्प्लीमेंट द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो भाई कांग्रेस का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। बात समझ में आ गई? तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा ये कह रहे हैं कि एमनेस्टी एंड कंसिलेशन। कंसिलेशन का मतलब है मिल-जुल कर, कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको भाई उनके साथ में पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन दिखाओ और मिल-जुल कर उनको रिहा करने की बात भी यहाँ पे एमनेस्टी की बात करी, क्षमा याचना की बात कर रही कांग्रेस, उनको भी अब बाहर निकालो जेल से। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1928 में भगत सिंह 1900 इसमें 1920 सॉरी 17 नवंबर 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो हमें ये पता है कि 17 दिसंबर 1928 ठीक 1 महीना के अंदर-अंदर सोंडर्स की हत्या कौन करेगा? भगत सिंह कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? ठीक 1 महीने में। तो इनको पकड़ लिया जाता है दिल्ली बम केस में भी, तो इन्हीं को छुड़ाने का एक प्रयास हो रहा है। दिल्ली मैनिफेस्टो लेकर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और अदर पॉलिटिकल लीडर्स किससे इरविन से मिलते हैं 1900 दिसंबर 1929 में। लॉर्ड इरविन जैसे ही मैनिफेस्टो देखता है, लॉर्ड इरविन उस मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर देता है, जो भी उसमें डिमांड्स थी। बोला ये सब नहीं हो पाएगा हमसे। ये हम बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात का ये सीधा-सा संकेत था कि जो भी शर्तें नेहरू रिपोर्ट इस प्रपोज़ल में दिल्ली मैनिफेस्टो में रखी गई थीं, वो अब नहीं मानी जाएँगी। और इसी रिजेक्शन ने कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनलिस्ट और ब्रिटिश सरकार के बीच में कन्फ्रंटेशन की स्थिति ला दी थी। एक ऐसी अवस्था आ गई थी, अब कन्फ्रंटेशन होना था। और एक सिग्निफिकेंट एक टर्निंग पॉइंट था भारत की इंडिपेंडेंस के स्वतंत्रता संग्राम में। जब ये दोनों लोग कॉन्सेंसस पर पहुंचने में नाकामयाब हो गए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे अब कांग्रेस ने सोचा अब हम अपना निर्णय लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि देखो अब हम तुमको खेल दिखाते हैं बाबू। इसी के जवाब में, जब किसके जवाब में, ये जो प्रपोजल सॉरी जो दिल्ली मैनिफेस्टो जब इरविन ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर लाहौर कांग्रेस का सेशन उसी समय 1929 में आयोजित हुआ और इसमें जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट। अब सवाल ये है कि वो जवाहरलाल नेहरू जो 1928 तक विरोध कर रहे थे कांग्रेस की समितियों की, इनकी जो पॉलिसीज का, और कांग्रेस के लीडर्स भी नेहरू का विरोध करते थे कि भाई जो यंग लोग हैं, जो नए लड़के लोग हैं, इनके हाथ में कांग्रेस की बागडोर ना दे दो, ये तो आपका क्या क्या कर सकते हैं, नुकसान कर देंगे कांग्रेस का, तो ये पतन हो सकता है। क्या जरूरत हो गई कि जवाहरलाल नेहरू अब अध्यक्ष बन गए। इसमें गांधी जी का सपोर्ट था, नो डाउट, बट और भी फैक्टर्स काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे कि ये क्लियर संकेत था कांग्रेस का कि अब देखो यंग लोगों के हाथ में है और हम अपनी अब जो भी योजना है वो ब्रिटिश के ऊपर हैवली कम डाउन आएंगे। और दूसरी बात ये थी, यहाँ पर कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो ये यंग लोग मांग कर रहे थे ना, यंग एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस, इसको स्वीकार करने की बात कांग्रेस ने कर ली कि ठीक है इसी अधिवेशन में अब हम क्या पूर्ण स्वराज जो है उसको स्वीकार करेंगे, पूर्ण स्वराज को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। दूसरी बात है, जवाहरलाल नेहरू या यंग एलिमेंट्स ने ये दिखा दिया था कि जो एंटी साइमन कमीशन एक बड़ा सक्सेस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, यही यंग लोगों की वजह से हुआ। इन्होंने लाठियां खाई हैं, जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पंत के साथ में मिलकर लखनऊ में लाठियां खाई थी। समझ में आ रहा है? तो ये भी इनका सक्सेस था। तो अब चूंकि जब सक्सेस मिल गई है तो फिर सीधी सी बात है, प्रमोशन तो होना था नेहरू जी का। इसके अलावा इसमें मेजर जो डिसीजंस लिए गए वो क्या क्या लिए गए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनकी शर्तें नहीं मानी जा रही हैं। डोमिनियन स्टेटस की आप बात ही नहीं कर रहे, डोमिनियन स्टेटस आपको इंप्लीमेंट ही नहीं करना है। दूसरी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। क्या है पूर्ण स्वराज?
की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी डिमांड रखी कि हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वराज है, और साथ में कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ये ऑथोराइज कर दिया गया कि आप जब चाहें जैसे चाहें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दो आप, और साथ में टैक्सेस नहीं देना है, और सारे मेंबर्स को बोला गया जो भी जिस भी लेजिस्लेचर में है, जिस भी प्रांत में, वो सब रिजाइन कर दो। और अगला पॉइंट 26 जनवरी 1930 को फिक्स किया गया कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस के रूप में मनाएंगे। एग्जाम में स्वतंत्रता दिवस आ जाएगा कि पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930, लेकिन अगर स्वराज डे पूछेगा तो दिक्कत आ जाएगा, तो एक ही है। तो ये जो आयोजन हुआ था 31 दिसंबर में हो रहा था ये सेशन, अगले दिन होना था 1 जनवरी यानी कि 31 दिसंबर की रात 1 जनवरी की सुबह के बीच का दोपहर होता है, यानी कि एट मिडनाइट ऑफ द न्यू ईयर, जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा को फहराया। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे पर लाहौर, क्योंकि ये सेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था 1929 का सेशन, और लाहौर किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। इस तरीके से एक नया बिगुल फूंक दिया जाता है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में। तो ये था साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और कांग्रेस का जो सेशन है 1928 एंड 1929। इसमें ये 4 मेजर चीजें हमने कवर करी हैं। बाकी हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हमने अपना ग्राउंड बना लिया है। अब हम लॉन्च करेंगे अपने अगले वीडियो में इस आंदोलन को। थैंक यू, आपको चीजें समझ में आई हैं तो कृपा करके आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।